नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल अ न्यू ट्रिकी एरा ऑफ केमिस्ट्री विद कल्पेश सर पर। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अम्ल क्षार अवधारणा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों से पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो गेट रेडी गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि निम्न में से बहुप्रोटिक आरएनएस अम्ल बताना है। तो पहली बात तो यह कि बहुप्रोटिक आरएनएस अम्ल, अब पहली चीज आपको जो यहां समझनी है वो है आरएनएस की अवधारणा। क्या आप लोगों को यह बात पता है कि आरएनएस ने कहा था कि वो पदार्थ जो जल में जाकर H+ आयन दान करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। पहली बात ये ध्यान रखनी है, दैट मीन्स अम्ल वो होते हैं जो H+ आयन दान करते हैं आरएनएस के अकॉर्डिंग। अब आपसे पूछा जा रहा है बहुप्रोटिक, बहुप्रोटिक का मतलब क्या है? जो एक से ज्यादा H+ आयन दान करते होंगे। अब मैक्सिमम स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही इसको अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें 3 ऑप्शन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा H+ आयन मौजूद है। दैट मीन्स बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ के घबरा जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट होते हैं जब एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं। तो देखो, जिन्होंने पुरानी वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखा है उन्हें पता है इस बात के बारे में कि भैया H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस अम्ल होता है, और हाइपोफॉस्फोरस अम्ल में स्ट्रक्चर जब बनाई जाती है तो बोलो ये स्ट्रक्चर होती है। और इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को यह समझ में आता है कि भले ही इसमें 3 हाइड्रोजन है, लेकिन देने वाला या त्यागने वाला हाइड्रोजन केवल यही है, क्योंकि यही हाइड्रोजन ऐसा है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। बोलो आई बात समझ में? दैट मीन्स इसमें से ये दोनों हाइड्रोजन रिलीज नहीं होंगे, केवल यही हाइड्रोजन रिलीज होगा। इसका मतलब ये एक प्रोटिक अम्ल है, दैट मीन्स मोनोबेसिक एसिड है। समझ में आई बात? मोनोबेसिक एसिड जिसे कहा जाता है एक क्षारकीय अम्ल। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? एग्जाम्पल लिखाया हुआ है एक क्षारकीय अम्ल में हाइपोफॉस्फोरस एसिड का। इसका मतलब ये केवल एक ही H+ देगा। सेकंड ऑप्शन पे गौर करें, H2SO4। बहुत ध्यान से देखिएगा, H2SO4 का स्ट्रक्चर यदि आप लोगों ने कभी देखा हो तो ऐसा होता है शायद। देखिएगा, देखें, बोलो यही स्ट्रक्चर है। अब आप लोग नोटिस कीजिएगा, ये वाला हाइड्रोजन भी अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये वाला हाइड्रोजन भी अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन से जुड़ा है। दैट मीन्स H2SO4 में ये दोनों हाइड्रोजन रिलीजेबल है। दैट मीन्स ये दोनों हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाएंगे। इसका मतलब H2SO4 में टेंडेंसी है 2 H+ आयन देने की। वैसे तो मेरा आंसर आ गया, लेकिन फिर भी आप लोगों के मन में बात आएगी कि सर H3PO3 के बारे में भी बताओ। तो बताऊंगा, 100% बात है। तो देखिएगा ध्यान से, H3BO3 बोरिक एसिड है भैया ये, और बोरिक एसिड का फोटो ऐसा होता है। अब आप लोग नोटिस कीजिएगा और कंसेप्ट पर जाइएगा। कंसेप्ट तो ये कहता था कि हाइड्रोजन यदि अधिक विद्युत ऋणी के साथ जुड़ा हो तो वो हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ तो ये तीनों हाइड्रोजन निकलने वाले हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा आप लोगों को कि भैया आप लोगों ने H3BO3 ऐसे लिखा, तब तो आप बड़े खुश थे। देखें, मैं H3BO3 को ऐसे लिख दूं तो फिर आप क्या बोलेंगे इस बार कि सर अब तो ये क्षारीय प्रकृति का लग रहा है, क्योंकि ये तो जल में जाके OH- त्यागेगा। बस यही कंफ्यूजन है। इसी चीज का डाउट क्लियर करना है कि भैया बोरिक अम्ल होता तो अम्ल है, ये तो मैंने लिख दिया, चलो ऐसा फोटो इसकी वजह से लिखा गया ही है। लेकिन एक कंसेप्ट बता रहा हूं, दिमाग में फिट रखना कि बोरिक अम्ल कभी भी आरएनियस अम्ल नहीं होता है, ये लुईस अम्ल होता है। अब फिर टेंशन दे दी,
कौन सा अम्ल भाई ये? लुईस अम्ल। कि सर क्यों? कि भैया लुईस ने कहा था अम्ल वो होते हैं जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं, और लोन पेयर ग्रहण कौन करता है? वो करता है जिसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है, वो करते हैं जो कि धनायन होते हैं, वो करते हैं जिनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। याद आ गई मेरी बात? तो इसमें बोरॉन को देखो, सेंट्रल एटम इसके आउटर मोस्ट में बोलो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 ही इलेक्ट्रॉन इसकी बाह्यतम कक्षा में है। अष्टक पूर्ण करने के लिए ये लोन पेयर को ग्रहण करता है, और लोन पेयर ग्रहण करेगा इसीलिए ये लुईस अम्ल होता है। कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, बोरिक अम्ल H+ त्यागने की वजह से अम्ल नहीं है, बोरिक अम्ल लोन पेयर को गेन करने की वजह से अम्ल कहलाता है। इसलिए बोरिक अम्ल आरेनियस अम्ल नहीं है भाई, कौन सा अम्ल है बोलो? लुईस अम्ल है। आ गई होगी मेरी बात समझ में? इसका मतलब बोरिक अम्ल भी बहुप्रोटिक अम्ल नहीं है, और इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन केवल एक ही है, त्यागा भी एक ही जाएगा। इसका मतलब ये एक प्रोटिक, ये तो बिना प्रोटिक, और ये भी एक प्रोटिक। दैट मीन्स मेरा आंसर H2SO4 जो बहुप्रोटिक होता है। बोलो पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चले दूसरे पे चलते हैं। ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार जल होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां आपको याद रखनी पड़ेगी कौन सी अवधारणा? ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा। क्या कहती है ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा? इसने यूं कहा है कि जो H+ देगा वो अम्ल है, और जो H+ लेगा वो क्षार है। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि सर जल की प्रकृति बतानी है? मैंने आपको रिएक्शन लिखाई थी कि जल की रिएक्शन में HCl से कराऊं। HCl प्रबल अम्ल है, H+ देगा, और जब H+ देगा तो जल उसको लेकर बोलो H3O+ बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ जल की ही रिएक्शन में करा रहा हूं अमोनिया के साथ। अमोनिया क्षारीय प्रकृति की है, जल H+ देगा और NH4+ बन जाएगा, और साथ में OH- बन गया। दोनों रिएक्शंस को ध्यान से देखें। बोलो इस रिएक्शन में जल ने क्या काम किया? H+ लिया है, और जो H+ लेता है ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार बोलो क्या होता है? वो क्षार। क्लियर? और यहां इस रिएक्शन में देखें, इसमें हुआ क्या है? जल ने क्या किया? H+ आयन दिए, किसको? अमोनिया को। तो जो H+ देगा बोलो वो अम्लीय होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार जल H+ दे भी सकता है, इसका मतलब अम्ल भी हो सकता है। जल H+ ले भी सकता है, इसका मतलब क्षार भी हो सकता है। और जो पदार्थ H+ दे भी सके, ग्रहण भी कर सके, अम्ल की तरह व्यवहार करे, क्षार की तरह व्यवहार करे, ऐसे पदार्थों को नाम दिया जाता है भाई उभयधर्मी पदार्थ। बोलो मेरा दूसरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर तीसरी बात पर आते हैं, H3PO4। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड को जल में घोलने पर उत्पादित विभिन्न स्पीशीज का अवलोकन करें। इनमें से HPO4-2 का संयुग्मी अम्ल बताना है। बड़ी खतरनाक लाइन लिखी है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लैंग्वेज टिपिकल होती है, लेकिन मीनिंग देखेंगे तो बहुत आसान है। मैं बोलता हूं, सुनो ध्यान से। H3PO4 को जल में घोल दिया आपने, घोलने के बाद जो उत्पादित पदार्थ है उनका अवलोकन किया आपने, कर लिया जो भी अवलोकन। काम की बात यह है, इसमें से HPO4-2 का संयुग्मी अम्ल बताना है आपको। बहुत आसान सी बात है, ऊपर की सारी बातें झूठ है, काम की बात केवल ये लास्ट वाली है, इसी को पकड़ना है। बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है संयुग्मी अम्ल बनाओ। अब आप लोगों को मैंने पहले भी सिखाया है और आज फिर बोल रहा हूं, मेरी ये बात ध्यान रख लो, ब्रोंस्टेड लोरी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि भैया अम्ल की प्रवृत्ति H+ त्यागने की होती है। त्याग देगा तो जो बनेगा वो संयुग्मी क्षार होगा,
और जो क्षार होता है उसकी प्रकृति H+ लेने की होती है। H+ ले लेगा तो बोलो संयुग्मी अम्ल बनाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका संयुग्मी अम्ल बनाओ। अम्ल बनाना है, बोलो रिएक्शन इस तरफ लेके आनी है। इसका मतलब इसको एक H+ दे दो भाई, तो इसको एक H+ दोगे तो बताना देखे क्या बनने जा रहा है। बोलो एक माइनस चार्ज कम हो जाएगा, H2PO4-। बोलो यही बनेगा भाई। आंसर दो, मुझे समझ में आ रही है आपको बात। क्या ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? 100% बी ऑप्शन लगेगा। क्वेश्चन पढ़ो, उसके ऑप्शंस कभी मत देखो, आप अपने हिसाब से सोल्व करो। सोल्व करने पर जो आए फिर उसको ऑप्शन में मैच करो, तब जाके क्वेश्चन सोल्व होता है। फिर अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अभिक्रिया HCO3- प्लस H2O रिएक्शन हुई। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है और CO3-2 और H3O+ बन गया है। ठीक है, इनमें दो पदार्थ ब्रोंस्टेड क्षार है। कौन से वाले दो पदार्थ ब्रोंस्टेड क्षार है? बड़ी धमाकेदार बात है। पहली चीज तो ये पता हो कि ब्रोंस्टेड क्षार होते क्या है। अरे ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार क्षार क्या है? वो जो H+ गेन करते हैं। इनमें से आपको वो बताने हैं जो H+ गेन कर रहे हैं। लेट्स सी, ध्यान से देखना, HCO3- है। चलो इसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ लिखता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। रिएक्शन लिखी हुई है HCO3- प्लस H2O बराबर में, बोलो CO3-2 प्लस में है H3O+। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या अब आपको ये बात पता लग रही है कि HCO3- से CO3-2 का फॉर्मेशन हुआ है? मुझे बताओ, इससे ये बना तो एक H+ निकला ना यार। इसका मतलब ये ब्रोंस्टेड अम्ल है, क्योंकि ये H+ त्याग रहा है। क्लियर हुई बात? वहीं देखो H2O से बोलो H3O+ बना। अब आप मुझे समझा दो, इससे ये जब बनेगा तो कैसे बनेगा? साहब इसने H+ लिया है, और जो H+ लेगा बोलो वो ब्रोंस्टेड बेस होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा है कौन से दो। अब ये दो लिखते ही मेरे को दूसरा भी ढूंढना पड़ेगा। तो भैया एग्जामिनर बड़ा अच्छा है, उसने रिवर्सिबल रिएक्शन दी थी। मैंने इधर वाली रिएक्शन में तो आपको ब्रोंस्टेड बेस बता दिया है। इधर आ जाओ, इधर आओगे तो आप मुझे बताओ H3O+ से बोलो H2O बना होगा। कैसे बना होगा? 110% इसने H+ डोनेट किया होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? वहीं देखो CO3-2 से बोलो HCO3- बना होगा। कैसे बना होगा? इसने H+ लिया होगा। दिख गया मेरे को CO3-2। बोलो ये भी H+ ले रहा है या नहीं ले रहा है? इसका मतलब ये भी ब्रोंस्टेड बेस है। बस मुझे क्या करना है? ऑप्शन सर्च करना है। करो देखे, इसका मतलब आंसर तो ये है कि भैया CO3-2 और H2O मेरे ब्रोंस्टेड बेस है। ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। अरे साहब मुझे दिख गया है CO3-2 और H2O। 110% मेरा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट पर चलते हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो छांट छांट के लिखे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, बोरिक एसिड है। वाह भाई, पहला क्वेश्चन जिसने ध्यान से समझ लिया है वो मुझे लगता नहीं है कि इसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट लग रही है। बोरिक अम्ल क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी कि भैया बोरिक अम्ल दिखने में तो ऐसा लगता है कि त्रिक्षारकीय अम्ल है। कहने का मतलब 3 H देगा, लेकिन मैंने पहले ही सिखा दिया है आपको कि इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। ये लोन पेयर ग्रहण करेगा, और जो लोन पेयर ग्रहण करने की वजह से अम्ल होगा वो
लुईस अम्ल होगा। तो 100% बोरिक अम्ल आरेनियस अम्ल नहीं है, ब्रोंस्टेड अम्ल नहीं है, ये केवल और केवल लुईस अम्ल है। लेकिन मैं कह दूं, यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 90% स्टूडेंट ऑल पर क्लिक करेंगे, क्योंकि उन्हें H दिखाई देते हैं। भैया H दिखते तो है, याद करो मैंने एक बात कही थी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। समझ गए? इसीलिए तो कंसेप्ट पर बात की जाएगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से कौन ब्रोंस्टेड अम्ल व ब्रोंस्टेड क्षार दोनों की भांति कार्य करेगा? बड़ी अच्छी बात लिखी है, मतलब जो ब्रोंस्टेड अम्ल भी हो और ब्रोंस्टेड क्षार भी हो। कहने का मतलब जो H+ दे भी सके ब्रोंस्टेड अम्ल और जो H+ ले भी सके ब्रोंस्टेड क्षार, दोनों की तरह बिहेवियर करे। H यहां देखो Cl- आपको दिखेगा, बहुत ध्यान से देखना, क्या Cl- H+ ले सकता है? हम कहेंगे ले लेगा, तो ब्रोंस्टेड क्षार हो गया। लेकिन क्या ये Cl- H+ देगा? क्या कहां से देगा? इसके पास H है ही नहीं भाई। आई बात समझ में? तो ये ब्रोंस्टेड क्षार की तरह बिहेवियर करेगा। ओके, इसकी बात करते हैं, इसको ध्यान से देखना। HCO3- बहुत अच्छे से देखो, HCO3-, अच्छा मैं इसको H+ दूं तो बताओ H2CO3 बन गया, मतलब इसने H+ लेने की टेंडेंसी है। बोलो है? वहीं देखो HCO3- में से मैं H+ हटा दूं तो बताओ CO3-2 बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब HCO3- में H+ देने की भी प्रवृत्ति है, इसका मतलब ये ब्रोंस्टेड अम्ल भी है। H+ लेने की भी प्रवृत्ति है, इसका मतलब ये ब्रोंस्टेड क्षार भी है। आ गया मेरा आंसर तो कि भैया HCO3-, लेकिन इनको भी मैं बताऊंगा। भैया देखो ध्यान से, H3O+, बोलो इसमें H+ देने की क्षमता है, लेगा कहां से यार? ऑक्सीजन। इधर देखो भाई, H3O+, बोलो ये कब बना होगा? जब H2O ने एक H+ को लिया होगा। बोलो हो गया मेरा काम। हाँ भाई, अब लेकिन इसको आप H+ दे नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि ये H+ त्याग दे, तो ये H+ त्याग देगा तो ब्रोंस्टेड क्षार होगा, लेकिन अम्ल नहीं होगा। और HCN के हालात तो Cl- जैसे ही है कि भैया ये H+ ले तो सकता है, ब्रोंस्टेड क्षार हो सकता है, लेकिन ये H त्यागेगा कहां से? इसके पास तो H है ही नहीं। दैट मीन्स मेरा आंसर तैयार है साहब, बी। समझ में आया मेरा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तैयार रहिएगा। अगली बार जब भी कंपटीशन होगा तो यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। निम्न में से उभयधर्मी प्रजातियों को पहचानना है। अब मैंने थोड़ी देर पहले उभयधर्मी का मीनिंग समझाया था, जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह बिहेवियर करते हैं। क्या आपको यहां कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं? H2O दिख रहा है, अच्छा ये H+ ले भी सकता है, दे भी सकता है, करेक्ट है कि नहीं है? इसका मतलब ये तो उभयधर्मी होगा साहब। NH3 पर थोड़ा सा डाउट होता है लोगों को, लेकिन मैं फिर सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। NH3+ NH3 की बात करो, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बना सकते हो आप लोग, इसका कॉन्जुगेटेड बेस बना सकते हो आप लोग, 100% बनाओगे, आपको आता है। अब कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना है, H+ दे दो इसको, बोलो NH4+ बनाएगा 100%। कॉन्जुगेटेड बेस बनाना है, इसका H हटा दो, बोलो NH2- बनाएगा, हाँ या ना? इसका मतलब NH3 ने H+ लिया भी है, NH3 ने H+ दिया भी है, इसका मतलब ये उभयधर्मी है, ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार है भाई। अगली बात, H2PO4-, ये तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, वैसा ही एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा। H2PO4-, इसका बोलो कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस आप लोग बना सकते हो। एसिड बनाना है, H+ दे दो, H3PO4 बन जाएगा।
कॉन्जुगेटेड बेस बनाना है, H प्लस हटा दो, बोलो HPO4 -2 बन जाएगा। मतलब ये भी H प्लस ले भी सकता है और H प्लस त्याग भी सकता है, इसका मतलब ये भी उभयधर्मी है। HCO3- की बात कर लो, HCO3- को देखो भाई ध्यान से, HCO3- बोलो कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस क्या आप कन्वर्ट कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं सर, बहुत बार सीख लिया है। एसिड में कन्वर्ट करना, H प्लस दे दो इसको, बोलो H2CO3 बन जाएगा। H प्लस हटा दो इसका, बोलो क्या बनेगा? CO3-2। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब ये भी H प्लस ले भी सकता है और यही H प्लस दे भी सकता है, इसका मतलब ये भी उभयधर्मी है। भाई साहब ये तो चारों जो दिए हुए हैं, चारों के चारों उभयधर्मी हैं, तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता, तीसरा नहीं, चौथा मेरे को दिखाई दे रहा है। 1, 2, 3 और 4, चारों के चारों उभयधर्मी प्रजाति है। आया समझ में? एक क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पे, वो क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। कब दे पाएंगे? जब ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा आप लोगों ने पढ़ी हो। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो प्लीज पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि देखो एनर्जी तभी लगती है जब पब्लिक उत्साहित होती है, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा पसंद आए तो, और जो भी लोग नए हैं वो इस चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही और बढ़िया बढ़िया वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।